हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अल्फ्रेड मार्शल्स कंट्रीब्यूशन एंड आइडियाज़। उसके ऊपर पहले 2 वीडियोस डल चुकी हैं, उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है रेलिवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और इसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का भी स्ट्रक्चर कोर्स जहाँ पे अवेलेबल है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हिज व्यूज़ ऑन द पॉपुलेशन। ही एग्रीड विद माल्थस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे माल्थस ने 3 प्रॉपोजिशन दी है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, फूड सप्लाई जो होती है उतनी रेशियो में नहीं बढ़ती। तो ही एग्रीड विद द फर्स्ट प्रॉपोजिशन के वैलिड है, और सेकेंड एंड थर्ड जो है दे आर इनवैलिड, क्योंकि माल्थस की डेथ के बाद बहुत सारी चेंजेस हो गई थी। तो मार्शल का ये मानना है कि जो पॉपुलेशन है वो नेचुरल कॉज के द्वारा इंक्रीज़ होती है, या दूसरे देशों के लोग जो होते हैं हमारे देशों में आ जाते हैं, जिसको हम इमाइग्रेशन कहते हैं। और मैरिज जो है क्लाइमेटिक कंडीशन से भी इफ़ेक्ट होती हैं, और कई बार मैरिज इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास जो है लैक ऑफ मीन्स हो, मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पूरे साधन नहीं होते। मार्शल का ये मानना था कि ये कहना गलत है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती। उसने कहा कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, हेल्दी है और फिज़िकल फिट है तो वो देश के लिए एसेट होते हैं। तो उसका ये मानना था कि जो देश है वो लार्ज फैमिली जिनके अंदर हेल्दी बच्चे हैं तो उससे जो इकोनॉमीज़ है उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। लार्ज फैमिलीज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली फिज़िकल फिट बच्चे जो कि हेल्दी बच्चे हैं वो दे आर दी एसेट्स ऑफ द कंट्री। उसी तरह नेक्स्ट जो है डैट इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर। तो मार्शल ने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि काम जो है उसको डिवाइड होना चाहिए। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है तो मार्केट एक्सपैंड होती जाती है, जिसके बेसिस पे डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीनरी दे वेंट टुगेदर, कि जैसे टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती है तो डिवीज़न ऑफ लेबर भी इंक्रीज़ होती है। और इसी तरह अगर हमने प्रोडक्शन के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो वहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयड होने चाहिए और उनकी स्किल और एबिलिटी को जो है यूज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब डिवीज़न ऑफ लेबर होती है तो स्पेशलाइजेशन होती है जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसी तरह इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमीज़ जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ बचतें होती हैं जब हमने अपने काम को बढ़ाया। तो बचतें जो होती है 2 तरह की होती है, इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। इंटरनल इकोनॉमीज़ वो इकोनॉमीज़ होती हैं जो कि फर्म के अपने रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से स्पेशलाइजेशन से, किस तरह से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से जो है अच्छे तरीके से जो है एफिशिएंसी के साथ बिज़नेस को मैनेज करते हैं, तो वहाँ से वो सेविंग जो है जनरेट होती हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमी जो होती है, एक्सटर्नल जो है जब डेवलपमेंट होती है तो वहाँ से उत्पन्न होती हैं, और ये सारी फर्म्स को अवेलेबल होती हैं, जैसे कॉमन ट्रांसपोर्टेशन, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन इंफॉर्मेशन। अगर इंडस्ट्री जो है सेम टाइप की है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोकेटेड है। उसी तरह मार्शल थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड टाइम एलिमेंट। तो यहाँ पे जैसे मार्शल ने थ्योरी ऑफ डिमांड का जो लॉ है बताया कि जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो प्राइस है वो किस तरह से डिटर्मिन होती है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डैट इज़ दी सप्लाई कि वो वैल्यू डिटर्मिन करती है, बट जो मार्शल स्कूल के थिंकर हैं उन्होंने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे। मार्शल ने कहा कि भाई सप्लाई एंड डिमांड दोनों ही चाहिए अगर हमने वैल्यू को डिटर्मिन करना है। तो मार्शल ने दोनों जो व्यूज़ थे उनको कंबाइन किया।
Marshall utilizes the utilitarian approach of the Australian school in demand side and cost of production approach of the classical school. तो दोनों जो ऑपोजिट ट्रेंड के, एक डिमांड के ऊपर फोकस करता है, एक सप्लाई, तो दोनों को जो है बताया कि दोनों जो है चाहिए, डिमांड भी चाहिए, सप्लाई भी चाहिए. जैसे एक कैंची है तो उसकी लेफ्ट जो है ब्लेड भी चाहिए और राइट ब्लेड भी चाहिए कट करने के लिए. उसी तरह जब हम प्राइस को डिटर्मिन करते हैं तो डिमांड और सप्लाई दोनों का होना ज़रूरी है. चाहे हम एक ब्लेड से कट कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्लेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मार्शल ने कहा कि सप्लाई और डिमांड जो है दोनों मिलके जो है वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं. डिमांड जो है डैट इज़ बेस्ड ऑन मार्शल यूटिलिटी और सप्लाई जो है उसके पीछे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. तो सप्लाई और डिमांड जो है कैंची की तरह उसके दो ब्लेड्स हैं. और मार्शल ने इसी तरह इस सप्लाई और डिमांड के ऊपर फोकस किया. इसको ड्यूल थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है. वैल्यू इज डिटर्मिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एट द मार्जिन. इट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वैल्यू डिटर्मिन करते हैं. और उन्होंने टाइम एलिमेंट को भी जो था इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया. मार्केट वैल्यू, शॉर्ट पीरियड वैल्यू, लॉन्ग पीरियड वैल्यू एंड दी सेक्युलर वैल्यू. और इसी तरह मार्केट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू को भी डिस्टिंग्विश किया. मार्केट वैल्यू जो है डैट इज़ ए शॉर्ट टर्म फिनोमिना, नॉर्मल वैल्यू जो है लॉन्ग टर्म फिनोमिना. मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो प्राइस प्रिवेल करती है डैट इज़ नोन एज ए मार्केट प्राइस. और मार्केट प्राइस के अंदर क्या होता है कि सप्लाई फिक्स्ड होती है, तो प्राइस जो होती है डिमांड से इफ़ेक्ट होती है. तो इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि ये शॉर्ट रन पीरियड है, तो जिसके अंदर क्या है कि ये जो सप्लाई है डैट इज़ फिक्स्ड. अगर डिमांड ये है तो ये प्राइस फिक्स होती है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो दिस वन दी प्राइस, और उसी तरह अगर डिमांड कम हो जाती है तो ये प्राइस. तो यहाँ पे सप्लाई फिक्स्ड है तो ये जो प्राइस है उसके अंदर डिमांड का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसी तरह शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर हम फिक्स इनपुट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते बट वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं. तो शॉर्ट पीरियड के अंदर डिमांड और सप्लाई जो है प्राइस को डिटर्मिन करते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज़ दी जो है मार्केट प्राइस सप्लाई कर्व है, तो ये हमारी डिमांड है और इसके बेसिस पे ये प्राइस फिक्स होती है. उसके बाद हमारी डिमांड ऊपर चली जाती है और अगर सप्लाई नहीं बढ़ती तो ये P1 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है. और शॉर्ट रन सप्लाई कर जहाँ पे न्यू डिमांड कर को कट कर रहा है तो वहाँ पे प्राइस फिक्स होती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि P2 प्राइस फिक्स है जो कि मार्केट प्राइस सप्लाई कर से काफ़ी कम है जो कि P1 है. यहाँ पे हम देखते हैं कि सप्लाई भी हमारे साथ M से M1 हो जाती है. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जिसको मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है. इसको भी हम देख लेते हैं. डी जो है डैट इज़ द डिमांड कर्व, एमपीसी जो है डैट इज़ द मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व, एसएच जो है डैट इज़ द शॉर्ट सप्लाई कर्व. तो जब भी डिमांड में इंक्रीज़ होती है तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, D1 की तरफ चला गया है, तो वहाँ पे शॉर्ट रन प्राइस OP2 है. और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी OM से OM1 इंक्रीज़ हो गई है. तो शॉर्ट रन के अंदर क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों का रोल होता है तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी इज सोल्ड और प्राइस उतनी हाई नहीं है जितनी कि वो मार्केट पीरियड के अंदर होती. उसी तरह लॉन्ग पीरियड के अंदर देखो यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वेरिएबल होती हैं, तो जितना चाहे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो लॉन्ग रन के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है डैट इज़ द सप्लाई विच प्लेज ए वेरी वाइटल रोल. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये हमारा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है और ये हमारा मार्केट और ये हमारा शॉर्ट रन है. तो हमारी डिमांड ये है तो वहाँ पे हमारी प्राइस जो है P फिक्स होती है. फिर उसके बाद डिमांड शिफ्ट हो जाती है तो मार्केट प्राइस के अंदर वो P1 है और उसी तरह शॉर्ट रन के अंदर वो P2 है और लॉन्ग रन के अंदर वो P3 है. तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दी है. LRS जो है डैट इज़ दी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, MPS जो है डैट इज़ दी मार्केट सप्लाई कर्व, SRS जो है डैट इज़ दी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, DD जो है मार्केट डिमांड कर्व है, OP इज़ दी प्राइस. अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है D1 तो शॉर्ट रन प्राइस जो होती है वो OP2 है और जो लॉन्ग रन प्राइस है वो OP3 है. और उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव फर्म का जो कंसेप्ट है वो भी उन्होंने बताया कि जो सप्लाई प्राइस के जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया और उसके अंदर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव फर्म का जो कंसेप्ट था उसको भी इंट्रोड्यूस किया. रिप्रेजेंटेटिव फर्म वो होती है जिसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, जिसको नॉर्मल एबिलिटी के साथ मैनेज किया जाता है
और यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल एक्सेस होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज़ को। मार्शल की जो रिप्रेजेंटेटिव फर्म है एक एवरेज फर्म है, ना तो बहुत ज़्यादा नई है, ना बहुत ज़्यादा पुरानी है, ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ना ही बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, ना ही ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ना ही ये लॉसेज इनकर करती है, ना इधर वेरी एफिशिएंट नॉर इनएफिशिएंट, और ना ही ये डेवलप फास्ट कर रही है, ना ही डिके हो रही है। और ये जो फर्म है इसको हम बड़ी आसानी के साथ चूज़ कर सकते हैं, ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इस फर्म को हम ढूंढ सकते हैं। तो फर्म जो है राइज और फॉल, बट जो रिप्रेजेंटेटिव फर्म है वो सेम एज की रहती है। और वो जैसे उसको इसने कंपेयर किया है कि रिप्रेजेंटेटिव ट्री ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट। तो ट्री के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जंगल के अंदर बहुत सारे दरख्त होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ नहीं, कुछ डिके हो रहे होते हैं, कुछ दूसरों को डिके नहीं करने देते। बट रिप्रेजेंटेटिव ट्री जो होता है ना वो नया होता है ना वो पुराना होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है कांस्टेंट, मतलब ना तो वो ग्रो कर रहा होता है ना ही वो डिके कर रहा होता है। तो मार्शल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट टू फाइंड ए सोल्यूशन फॉर द डिफिकल्टी इन डिटर्मिनिंग द लॉन्ग रन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कमोडिटी, जिनकी प्रोडक्शन जो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है फॉलो करती हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू होती है डैट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि रिप्रेजेंटेटिव फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होती है। और ये जो कंसेप्ट था डेवलप किया गया मार्शल ने फॉर एनालाइजिंग द सप्लाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी।